हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। क्योंकि हमारा जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने 2 लेक्चर इसका पहले लिया, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज ये हमारा कुछ टॉपिक इसमें लगभग में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में भी हम दिखाएंगे आप लोगों को कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो हमारा ये है चैप्टर का नाम जलवायु। इसमें देखते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो जलवायु किसे कहा जाता है, पहले ये समझिए। लगभग में 30 वर्ष से मतलब लंबा समयावधि, जिसमें वो लगभग में 30 वर्ष से अधिक की समयावधि। ठीक है, उसमें उस मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, जबकि मौसम क्या होता है, मौसम तो डेली बदलता रहता है। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, मौसम तथा जलवायु के तत्व। तो ये याद रखे रहिएगा। मौसम तथा जलवायु के तत्व होते हैं जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, एक ही होते हैं। ठीक है, अपने और से ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा इसको। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अरबी शब्द है और अरबी शब्द के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, और मानसून का अर्थ होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मानसून कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होती है, भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं होती है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे इसको देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर लगभग 50 क्या होता है, 50 से तक पहुंच जाता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, तापमान पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम का में यह क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, तो मौसम में क्या है, हमारे यहाँ विभिन्नता पाई गई है। उसका ये एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है कि राजस्थान के मरुस्थल में कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि हमारा जम्मू कश्मीर में क्या होता है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, सर्दी में अगर हम देखें तो गर्मी का बताया गया है। सर्दी में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो ट्रांस का हिस्सा है वहां पे कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -45 चला जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में यह क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस रहता है सर्दी में। ठीक है, चलिए हम आगे और देखते हैं। लिखिए यहाँ पे दिखा है, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे लगभग में कितना 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कहाँ तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थल में। ठीक है, जबकि हमारा केरल और अंडमान एवं निकोबार वाला जो है, जो केरल वाला हिस्सा देखिए, भारत का अगर ये नक्शा देखे तो यहाँ पे केरल है, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ का तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान के पास जो ये थार का मरुस्थल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अब हम वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। ठीक है, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मेघालय वाला है, वहाँ पे लगभग में कितना 400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, लेकर लद्दाख, लेकिन तो ये क्या है, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो देखिए वर्षण में भी क्या होता है, भिन्नता पाया जाता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो तटीय क्षेत्र है, तटीय मतलब जो देखिए ये हमारा तट वाला क्षेत्र है, जो समुद्री तट वाला क्षेत्र है नीचे का, यहाँ पे क्या होता है, तापमान में कम अंतर पाया जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बीच वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है, मौसम में अंतर पाया जाता है, बल्कि ये जो तट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर होता है, तो हमने पढ़ लिया।
उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा अगर हम मान लीजिए नॉर्मली बना लें, ठीक है, मान लीजिए देखिए ये भारत का नक्शा अगर हमने बनाया तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है, ये घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पूर्व में जितना बारिश होगा उससे जैसे जैसे हम पश्चिम में आएंगे, इधर आते आते क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, और इसी ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप गर्मी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं जलवायु नियंत्रण क्या है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के 6 प्रमुख कारक है। तो एग्जाम में ये दे सकता है कि जलवायु को नियंत्रण करने के कितने कारक होते हैं, तो 6 कारक हैं। अक्षांश होता है, तुंगता होता है, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्री से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ठीक है, अभी हम इनको पूरे टॉपिक को अलग अलग हम पढ़ेंगे कि क्या अक्षांश होता है, क्या तुंगता होता है, क्या वायुदाब होता है, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं। ठीक है, फिर इस सब का निचोड़ हम एक साथ पूरा लिखे हुए हैं, आप लोग उनको फिर पढ़ लीजिएगा। चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हम देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कर्क वृत्त के देश मध्य भाग पश्चिम में कच्छ, केरल से लेकर पूर्व मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो कर्क रेखा यहाँ पे देखिए, ये भारत का अगर हम नक्शा ऐसे बना दें तो कर्क रेखा यहाँ से ऐसे होकर जाती है। ठीक है, मध्य भाग से होकर जाती है। ठीक है, कर्क वृत्त देश के ये कहाँ, पश्चिम में कच्छ के रण, यहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ से लेकर पूरा पूर्व के मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इतना समझ लीजिए क्या बताया गया है, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये कर्क वृत्त है, कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय। ये जो बीच वाला क्षेत्र है कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। और कर्क वृत्त के ऊपर वाला जो क्षेत्र से ये क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती है। तो याद रखे रहिएगा, पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों है। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ठीक है, इतना हमको। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ता है। ठीक है, अगर हम भारत का नक्शा देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे हम बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हिमालय है। ठीक है, और इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, इसको क्या करता है, ये हिमालय भारत में आने से रोकता है। इसी कारण क्या होता है, जो मध्य एशिया, जो यहाँ पे जो ठंडी पड़ता है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो ठंडी पड़ता है, उसकी तुलना में भारत में क्या होता है, कम ठंडी पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती हैं। इसको समझ लीजिए क्या होता है। वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु प्रसंचरण और पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ के हम फिर बताते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बैठती हैं। ठीक है, और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विस्फीति निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कोरियोलिस बल क्या होता है, एक बार इसको देख लीजिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसे घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, समझ में आ गया। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। इस बल के कारण जो पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, इसी को क्या कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए शीत ऋतु के बारे में दिया है। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। तो ये भी याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु कब तक आता है, तो मध्य नवंबर से आरंभ होता है, फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडा महीना होता है। ठीक है, ये जो हमारा यूपी बिहार है, यहाँ पे क्या है, ठंडी सबसे ज़्यादा दिसंबर एवं जनवरी में पड़ता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बात का नक्शा बनाए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता
घटता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ठंडी तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। ठीक है, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, चेन्नई है, और चेन्नई वाले में कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होता है। जबकि यहाँ अगर हम उत्तर भारत में देखें तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा टीआरबी में बना हुआ है। ठीक है, ये 6 to 8 वाले में एक क्वेश्चन आया था, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में। देखे तो एग्जाम में ऐसे बना था कि शीत ऋतु में कहाँ से मतलब पवने होकर आती है, किस मतलब कैसे बारिश होता है, तो शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाय विशेष लक्षण है। ठीक है, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया से उत्पन्न होता है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करता है। इसी के कारण शीतकाल में मैदानी भागों में वर्षा होती है। तो एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि शीतकाल में वर्षा, मैदानी में वर्षा कैसे होती है, तो ये किस कारण होता है, शीत ऋतु में ये जो उत्तरी मैदानों एवं पश्चिमी उत्तर पश्चिम से जो आता है उठ के, वहाँ से ये कहाँ से उठता है, भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया से। ठीक है, ये वहाँ से उत्पन्न होकर ये कहाँ पे प्रवेश करता है, भारत में, जिसके कारण भारत में शीतकाल में क्या होता है, मैदानों में वर्षा होती है। ठीक है, तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है। ये याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि महावट किसे कहा जाता है। तो जो शीत ऋतु में जो शीतकाल में जो क्या होती है, स्थानीय वर्षा होती है, उसको स्थानीय तौर पे क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है। कि कुल मात्रा इसकी जो होती है कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो जो वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है ये जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या है, दिया गया है भारत का नक्शा, देख लीजिए कि कहाँ पे कितना वर्षा होता है। ठीक है, वार्षिक वर्षा यहाँ पे दिया गया है, देखिए जिस कलर का होगा वहाँ पे उस टाइप का, देखिए 400 से अधिक, तो ये जो सबसे ज़्यादा नीला वाला पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, 400 से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, 400 सेंटीमीटर से 200 से 400 के बीच में जो ये वाला भाग है उसमें 200 से, और उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर ये जो ब्लू वाला भाग है, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। उससे हल्के कलर में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अभी देखिए व्हाइट वाला जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है उसको देख लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ये हमारा मुख्य बिंदु है, इस पूरे चैप्टर का पूरा निचोड़ है। आप उस चैप्टर को अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं, तो देखिए हम यहाँ पे भी बताए थे मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन से होते हैं, तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में ऐसे दे सकता है मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं, इसमें से एक हटा के कोई दूसरा दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप याद रखे रहेगा तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं और ये मौसम तथा जलवायु के तत्व होते हैं। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मौसम से हुआ है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होता है, परिवर्तन है। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, याद रखी रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक कौन से हैं, तो अक्षांश, तुंगता जिसको ऊंचाई कहा जाता है, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच मतलब ऊंचाई के लक्षण। ठीक है, ये क्या होते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों के जलवायु को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये जो तटीय क्षेत्र होता है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो समुद्र की जो भी गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा उसी के अनुसार इस तट का वो रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्या है।
देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि देश का लगभग आधा भाग कहाँ स्थित है, तो कर्क कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो कर्क रेखा यहाँ से जाती है उसके नीचे वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है तथा ऊपर वाला क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इतना याद हो गया। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई लगभग में कितनी है, 6000 मीटर है। भारत का तट क्षेत्र में विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तटीय क्षेत्र के बारे में हमने बताया, एक मिनट रुके, तटीय क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए ये है तटीय क्षेत्र, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं जो है वायु दाब एवं धरातली पवने हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, अब याद रखिए रहेगा, जो उत्तरी गोलार्ध में कैसी बहती हैं, दाहिनी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जा सकता है। तो इसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया गया है जेट धारा क्या होता है। जेट धारा को हम समझ लेते हैं। तो ये एक संकरी पट्टी में क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारा देखिए, ये अगर हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पे पहला मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। ऐसे से ये मंडल का पूरा निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्षोभ मंडल में अत्यधिक 12000 मीटर में, तो ये जो क्षोभ मंडल है यहीं पे क्या होती है, जेट धाराएं चलती हैं। ठीक है, ये आने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है, इतना तक। फिर देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है, मानसराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा क्या दिया है, स्टेलेक मैग्नाइट तथा स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्रणाली। ठीक है, यहाँ से भी हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी हम लोग आप लोग को वो क्वेश्चन के क्वेश्चन पहले दिखा दें आप लोग को। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए अब हम बुक में दिखाते हैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिए, चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए हमारा जो देश है भारत है, इसमें विश्व के कुल 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा, हमारा देश कितने हैं, 12 जैव विविधता देशों वाले में से एक है। यहाँ पे लगभग 47,000 विभिन्न जातियाँ के पौधे पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिए रहेगा, कितने प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं, 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, हमारा देश जैव विविधता में 10वें स्थान पे है पूरे विश्व में, और एशिया के देशों में 4थे स्थान पे है। तो यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन तैयार हुआ कि हमारा जो भारत है यहाँ पे लगभग 47,000 विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं पौधों की। ठीक है, तो पौधों की कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, 47,000। और ये हमारा जो देश है ये जैव विविधता में हम मतलब पूरे विश्व में 10वें स्थान पे है, और एशिया में ये किसने स्थान पे है, 4थे स्थान पे है। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। ठीक है, तो याद रखे रहेगा, फूलों के कितने पौधे हैं, 15,000 हैं, और पूरे पौधों की कितनी जातियां हैं, 47,000 हैं। आगे और भी डाटा है जो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रखी रहिएगा। ठीक है, यहाँ से देखें, विश्व में फूलों के पौधों का लगभग 6% इस देश में है। ठीक है, विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। ठीक है, जो हमारे देश में ये 15,000 फूलों के पौधे हैं, ये विश्व में पूरा जितने भी फूल पाए जाते हैं उसका कितना % है, 6% है। ठीक है, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कौकी भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या तैयार होता है, भारत में लगभग कितने 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की जातियां पाई जाती है जानवरों की, 90,000 प्रकार की, जिसमें क्या है, जातियों के जानवर हैं तथा इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, फिर दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, इसको समझ लेते हैं।
तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उसी पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है, जिसका क्षति ना हो, अक्षत वनस्पति। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है जो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इतना समझ लीजिएगा कि है तो बहुत सारे, लेकिन तो सभी वनस्पति के भाग नहीं। वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के भाग कौन से हैं? जो क्या है, स्वयं उत्पन्न हो तथा लंबे समय तक उन पे कोई मानवीय प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। ठीक है, आगे वनस्पति के प्रकार हम देख लेते हैं। तो हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इसमें हम सबको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। हमारा पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तथा सीमित है। ठीक है, अब ये हम समझ लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा कर्क रेखा जाता है, तो कर्क नीचे रेखा के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कब कब रहते हैं, साल भर पूरा ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ पौधे हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना, ये सब वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ये जो वर्षा वन है इसी को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे ये भारत का नक्शा पूरा बना है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए चित्र से समझ लीजिए, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उसके बाद ये जो हल्के कलर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, पर्वतीय वन, देखिए यहाँ पे पर्वत पाया जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में पाया जा रहा है। फिर इधर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। मैंग्रोव वन देखें तो ये जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, मैंग्रोव वन पाया जाएगा। उसके बाद जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये रुकिए दिखा रहे हैं आप लोग को, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा जो येलो, हल्का येलो वाला कलर वाला चीज है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको समझ में आ गया। देख लेते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये वृक्ष हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अभी हमको क्या पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और वे इन क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, ये वृक्ष क्या होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं, ये गिरा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको पर्णपाती वन कहा जाता है, क्योंकि ये अपना पर्ण या पत्ता गिरा देते हैं। जल की उपलब्ध के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वर्षा अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पश्चिमी हिमालय में
उसके बाद गिरपत प्रदेशों में हिमालय की मतलब नीचे वाले क्षेत्र में जैसे झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवन इनकी सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम इत्यादि यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए कटबंडी पर्णपाती वन का देखिए यहाँ पे पूरा ये फिगर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ पे क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी भागों में पाया जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या खजूर के, यूफोरबिया के, नागफनी, कैक्टस यहाँ की मुख्य क्या है? पादप प्रजाति है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। चलिए फिर हम और देख लेते हैं। एक देखिए यहाँ पे दिया गया कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो जो पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है, यहाँ 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के में पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते। देखिए ये पर्वतीय वन यहाँ पे दिखाई। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है तथा घने मैंग्रोव वन एक ही प्रकार के, देखिए यहाँ पे घने मैंग्रोव वन, ये जो मैंग्रोव वन है ये जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वह वनस्पति मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलता है, हमने ये बताया। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो सुंदरी वृक्ष के पौधे होते हैं इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ठीक है, नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस जो क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इस क्षेत्र का मतलब ये जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते थे अन्य वन्य प्राणी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वन्य प्राणी वनस्पति की भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में लगभग वनस्पति की कितने प्रकार की जीवों की लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 90,000। ठीक है, देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का लगभग 13% है। ठीक है, तो भारत में जो पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं ये पूरे विश्व का 13% है। ठीक है, यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ लिया। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? तो 1972 में। ठीक है, फिर औषधि पादप देखिए, भारत प्राचीन में मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 जो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। ठीक है, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है, और 49 पादप को विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाली कुछ जैसे सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है इसके। ठीक है, इसके बीज का जो बीज होता है इसका पाउडर जो होता है मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ये ताजे पत्ते का निकाला जाता है, इसका रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। बबूल, इसे पत्ते आँखों की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है। तुलसी, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। ये सब तो हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभ्यारण्य है दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को अच्छे से बता देंगे। चलिए इसका इम्पोर्टेंट हम मुख्य बिंदु क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हम इसको देख लेते हैं।
हमारा देश जो है भारत विश्व के मुख्य यहाँ पे कितने 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, विश्व में कुल 12 जैव विविधता वाले देश हैं, उसमें से हमारा देश एक है। ठीक है, लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। यह देश के विश्व में कितने स्थान पे है? 10वें स्थान पे है और एशिया में चौथे स्थान पे है। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि भारत में बिना फूलों के पौधे कौन से हैं? तो फर्न, शैवाल और कवक। भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे समुद्री पानियों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वनस्पति के अवयव भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। ठीक है, अभी हमने इसको बताया था। इसको अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसे देशज कहते हैं, जो नहीं है उसको विदेशज कहते हैं। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, जिसको हमने सब पूरा पढ़ लिया। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ पौधे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना भी बताए थे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहाँ होता है जहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं, तो ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उसके बाद नीचे देखते हैं हम 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो ये याद रखे रहिएगा। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वालों में क्या पाए जाता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तथा 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, सीडर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय वन, 1500 से 3000 के बीच में शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे, 36,000 से ऊपर वाले में अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पे यह पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो मजबूत होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति क्या है? संपत्ति से धनी है। यहाँ जीवों की लगभग में 89,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 1200 अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कुल विश्व का कितना परसेंट है? 13% है। मछलियों की 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। ठीक है, विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में विश्व का लगभग 5 से 8%। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिया भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, ये भी याद रखे रहिएगा। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है? अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है? गुजरात में जो गिर है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि। ठीक है, ये पाए जाते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेंगे आगे। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निश्चित स्थापित किया है। इसमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल तथा कर्नाटक में है। ठीक है, इस सबको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ था इसको याद रख लीजिए। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? 47,000 से पादप प्रजातियां हैं तथा 89,000 जंतु प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा। भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना ही पैदा हो जाते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको तैयार करिए।